Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेव फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के जिस मुख्यालय को नष्ट किया था, सिर्फ 15 महीने के अंदर उसकी मरम्मत करके वहां पर एक नई शानदार इमारत बना दी गई है। और आज उस इमारत की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। खुद पाकिस्तान की सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। आज हैरानी इस बात की है कि जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका इस मुख्यालय की नई तस्वीरें देखकर भी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। इसलिए आज सबसे पहले आप इस नई मस्जिद के, इस नए मुख्यालय की नई तस्वीरें, नए वीडियोस देख पाएंगे। इसके बाद आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है और आजकल जो जिंदगी आप जी रहे हैं उस पर मनुस्मृति का कितना प्रभाव है। आप में से बहुत सारे लोगों ने गीता पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, रामचरितमानस पढ़ी होगी और भी बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में मनुस्मृति पर आजकल राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति किसी और प्राचीन पुस्तक पर नहीं हुई। खास तौर पर आजकल राहुल गांधी मनुस्मृति को कोट करके पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि इस पुस्तक में महिलाओं के बारे में कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। आज हम मनुस्मृति का सबसे निष्पक्ष और गैर राजनीतिक विश्लेषण आपके लिए करेंगे। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को एक एडवाइजरी जारी की है कि वो अपने किचन में एक CCTV कैमरा लगाएं, जिसकी लाइव फीड उस रेस्टोरेंट में बैठे तमाम कस्टमर्स खुद देख पाएं। आपको याद होगा, हमने डिकोड में एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम है चेक द किचन, जिसमें हमने लोगों से कहा था कि वो खाना खाने से पहले रेस्टोरेंट्स और होटल्स का किचन खुद जाकर चेक करें कि वहां कितनी सफाई है। और इन रेस्टोरेंट्स को भी अपने किचन में एक CCTV कैमरा लगाकर उसकी लाइव फीड अपने कस्टमर्स को दिखानी चाहिए। आज हमें बहुत खुशी है कि इस मुहिम के बाद अहमदाबाद में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि देश भर में ये मुहिम जो है ये रंग लाएगी और देश भर में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं उन सब में किचन में CCTV कैमरा लगाया जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के जिस मुख्यालय को नष्ट कर दिया था, अब उसकी मरम्मत करके सिर्फ 15 महीने में एक नई शानदार इमारत बना दी गई है और इसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह। इस मुख्यालय के टूटे हुए गुंबदों की मरम्मत अब कर दी गई है। इस इमारत में बिल्कुल नया प्लास्टर, नया पेंट लगाया गया है। दीवारों पर शानदार चमचमाता हुआ मार्बल लगा है और अगर आप फर्श देखें तो फर्श पर भी आपको चमचमाता हुआ मार्बल नजर आएगा। बिल्कुल नई इमारत इसे बना दिया गया है। इसकी दीवारों पर धार्मिक नारे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप मरम्मत के बाद आतंकवादियों के इस 5 स्टार मस्जिद की ये नई तस्वीरें देखिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद का जो दफ्तर है वो कहां से चलता है।
तो आप देखिए कितनी शानदार मस्जिद दोबारा से बनाई गई है। इसका फर्श देखिए, इसकी दीवारें देखिए, और ये चमचमाती हुई जो इमारत है, यही है पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा दफ्तर। ये मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और भारत की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। पिछले वर्ष 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में इस इमारत के 5 में से 3 गुंबद पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और छत में एक बहुत बड़ा सा सुराख हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस, स्कैल्प मिसाइल्स, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। भारत के हमलों में लगभग 18 एकड़ में बने इस आतंकवाद के मुख्यालय की कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं और अब उन्हें हटाकर नई इमारतें वहां पर बनाई गई हैं। ये पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहां पर हमला किया था, उस समय इस इमारत की क्या हालत कर दी थी। ये कोई सामान्य इमारत नहीं है, बल्कि जैश ए मोहम्मद का मुख्य सबसे बड़ा सेंटर है, जहां आतंकवादियों की भर्ती होती है, फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है धर्म के नाम पर, और भारत पर होने वाले आतंकवादी हमलों की पूरी प्लानिंग यहां पर की जाती है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद को लेकर आपके लिए दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद 25 करोड़ रुपए की फंडिंग देकर इस मुख्यालय को बनवा रही है, जिसमें से लगभग 11 करोड़ रुपए सिर्फ इसके मुख्य हॉल की मरम्मत पर खर्च किए गए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस आतंकी ठिकाने को नष्ट किया था, पाकिस्तान की सरकार ने उसी ठिकाने को अब दोबारा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और इसी वजह से ये सेंटर सिर्फ 15 महीने में अब दोबारा से बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर अब आपको उस हमले के कोई नामो निशान नहीं मिलेंगे। जब हमला हुआ था तब ये कुछ इस तरह दिखती थी। पाकिस्तान ने आतंकवाद का सेंटर बनाने में, इसकी मरम्मत करने में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, क्योंकि सिर्फ एक मुख्यालय की मरम्मत नहीं की गई है, बल्कि जैश ए मोहम्मद के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को इस बार दोबारा से मजबूत किया जा रहा है। अब आप आतंकवाद पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। असीम मुनीर पाकिस्तान, अमेरिका और पूरी दुनिया की आंखों में यही धूल झोंकते आए हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है, लेकिन सच ये है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को पालने के लिए पाकिस्तान उसके मुख्यालय की फंडिंग कर रहा है। जैश ए मोहम्मद वर्ष 2001 से संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल है और अमेरिका भी वर्ष 2001 में जैश ए मोहम्मद को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुका है। इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय दोबारा बनकर अब तैयार है, इसलिए अमेरिका को भी इन तस्वीरों को आज ध्यान से देखना चाहिए और अमेरिका को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस मुख्यालय की तस्वीरें आज हमारे पास हैं, भारत के पास भी होंगी, सरकार के पास, और अगर अमेरिका के पास ये तस्वीरें नहीं हैं तो वो यहां से ले सकता है। आज हमें दुनिया के बड़े बड़े देशों की इस खामोशी पर बड़ी हैरानी है। अमेरिका जैसे देश आज अपने सैटेलाइट्स के जरिए, अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए मिनटों में ये पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां हैं ये कहां कहां पर हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की नाक के नीचे पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों के ये दफ्तर चला रहा है और ये तमाम बड़े बड़े देश जो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मानव अधिकारों की बातें करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं, दुनिया में शांति की बहाली की बातें करते हैं, ये सारे देश और ये संस्थाएं सब कुछ देखते हुए भी खामोश बैठे हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स और सेमिनार्स में दिए जाने वाले भाषणों तक ही सिमट कर रह गई है। आतंकवादियों को लेकर तीसरी बड़ी खबर यह है कि जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर बीमार है और इसी वजह से उसका एक भाई तलहा अल सैफ इस मुख्यालय में आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा काम संभाल रहा है और इस काम में एक आतंकवादी कमांडर मोइनुद्दीन औरंगजेब भी उसकी मदद कर रहा है। ऐसा पता चला है कि मसूद अजहर और उसके एक और भाई रऊफ असगर को पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सख्त सुरक्षा में सिंध प्रांत के नवाब शाह इलाके में छुपा कर रखा है। एक ऐसे ठिकाने पर इन्हें रखा है जहां ये सुरक्षित रहे।
यानी पाकिस्तान की सरकार जैश ए मोहम्मद को पैसा भी दे रही है और इसके साथ साथ इसके आतंकवादियों को सुरक्षा भी दे रही है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने खुद कबूल किया था कि भारतीय सेना के हमलों में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे और तब पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बड़े सैन्य अधिकारी इन आतंकवादियों के जनाजे में भी शामिल हुए थे। वो तस्वीरें हमने देखी थी और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी जब इन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी दिखाई दिए थे। इस मुख्यालय का नाम है मरकज सुभान अल्लाह, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मरकज का मतलब होता है सेंटर या मुख्यालय, और सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पवित्र है या अल्लाह महान है। नाम सुनकर आपको लगेगा कि यह कोई धार्मिक केंद्र होगा, लेकिन असल में यह आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकवादी ठिकाना है। पाकिस्तान को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भारत सरकार ये पहले भी कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जिस दिन भारत को ये लगेगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद की ये फैक्ट्रियां दोबारा से शुरू हो गई हैं, उस दिन भारत ऑपरेशन सिंदूर के भाग 2 का ट्रेलर कभी भी पाकिस्तान को दिखा सकता है। और अब ये पक्के सबूत आ गए हैं जो अभी हमने आपको दिखाए हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां हैं ये दोबारा से मरम्मत के बाद अब नई इमारत के रूप में बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए, भारत पर हमलों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इन पर हमला किया था, इसी इमारत पर हमला किया था, तब हमने कैसे इसे तहस नहस कर दिया था, इसकी क्या हालत कर दी थी, ये आपकी स्क्रीन पर है। और अब 15 महीने के बाद वही इमारत अब आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल चमचमाती दीवारों और फर्श के साथ, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान के बाद अब आते हैं अपने देश की राजनीति पर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? आप में से बहुत सारे लोगों ने गीता को पढ़ा होगा, रामचरितमानस को पढ़ा होगा, महाभारत को पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने प्राचीन पुस्तकों को, जो अलग अलग पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ा होगा, वेदों को पढ़ा होगा, और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसी ही एक प्राचीन पुस्तक है जिसे हम कहते हैं मनुस्मृति। आपके जीवन पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुस्मृति का कितना प्रभाव है। पहला सवाल तो यह है, आप में से कितने लोगों ने इस मनुस्मृति को पढ़ा है? दूसरा, आप जो जिंदगी आजकल जी रहे हैं, उस जीवन पर मनुस्मृति का कितना असर है? क्या इसमें जो लिखा है आप उसे फॉलो करते हैं? इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, क्या उनका आपके जिंदगी पर कोई असर है? आज हम इसी को डिकोड करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मनुस्मृति को अपना निशाना बनाया है। पुणे में छात्रों की गूंज नाम के अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से बात की थी, और इस दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति में एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे ये किताब महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है और इस पर हमें शर्म आनी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी बार बार मनुस्मृति को ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं? इस किताब का पूरा नाम मानव धर्म शास्त्र है। तो आज सबसे पहले मैं आपको मनुस्मृति के बारे में बताना चाहता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप इसका नाम सुनते रहते होंगे, क्योंकि इस पर हमारे देश में राजनीति बहुत होती है। लोग इसे आमतौर पर मनुस्मृति या लॉज ऑफ मनु भी कहते हैं। संस्कृत में लिखी इस किताब में 12 अध्याय हैं और लगभग 2694 श्लोक इस किताब में हैं। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि इस पुस्तक को सृष्टि के पहले इंसान ने लिखा था और उन्होंने ही इसके जरिए मानवता को तमाम तरह के कानून दिए। मतलब जो सृष्टि में पहला मनुष्य है उसने इसे लिखा, इसीलिए इसे मनुस्मृति कहा जाता है। यहां मनु का मतलब है पहला मनुष्य। हालांकि कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के आसपास लिखी गई है, और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसे लिखा गया है। इस ग्रंथ में
मनु ने जीवन दर्शन, प्रशासन, समाज की रचना, नीतियां और कानून के बारे में विस्तार से बताया है। यानी समाज को कैसे चलाना है, राजा से लेकर प्रजा तक सबका धर्म क्या होना चाहिए, आचार विचार क्या होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। ये जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय ये पुस्तक लिखी गई तब तक न तो बाइबल लिखी गई थी और न ही कुरान लिखी गई थी। शासन और प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था में इस पुस्तक का इस्तेमाल न सिर्फ भारत में बल्कि कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हुआ, जहां पर हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हिंदू कोड बनाने में इस ग्रंथ का काफी इस्तेमाल किया था, लेकिन आजाद भारत के कानून में, हमारे संविधान में इस पुस्तक की कोई जगह नहीं है। 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के तौर पर मनुस्मृति की एक प्रति को उन्होंने जलाया भी था। मनुस्मृति में जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के समय में महिला विरोधी लग सकती हैं, लेकिन इसमें कई बातें महिलाओं के पक्ष में भी हैं और इन बातों को आज राहुल गांधी जैसे नेताओं को जरूर सुनना चाहिए। जैसे आपके सामने एक श्लोक मैं बताता हूं। यह श्लोक आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए। यह श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। हिंदी में इसका मतलब है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसे आज की नैतिकता से जज नहीं किया जा सकता, इसे आज के हालात के हिसाब से जज नहीं किया जा सकता। बाइबल दास प्रथा को, स्लेवरी को समर्थन देती है और कई जानकारों का दावा है कि कुरान में भी कई ऐसी बातें हैं जो महिला विरोधी हैं और इस पर आज भी बहस होती रहती है। ये एक विवाद का विषय है, जबकि ये दोनों ही पुस्तकें मनुस्मृति के कई 100 वर्ष बाद लिखी गई थी। आज सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बार बार सिर्फ मनुस्मृति को ही क्यों निशाना बनाते हैं और हर बार हमेशा आधा सच क्यों बताते हैं। अगर मनुस्मृति में महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई है तो उसका तो वो कई बार जिक्र करते हैं, लेकिन उसी मनुस्मृति में महिलाओं के सम्मान की बात राहुल गांधी हमेशा बताना भूल जाते हैं। इससे राहुल गांधी की सिलेक्टिव सोच और सनातन धर्म को लेकर उनकी सोच का भी पता चलता है। कैसे वो हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ते नहीं। क्या आपको याद है कभी राहुल गांधी ने कभी अपनी किसी भी सभा में, अपने भाषण में बाइबल पर कोई आपत्ति दर्ज कराई हो या कुरान पर कभी उन्होंने कोई निशाना साधा हो कि कुरान में कुछ ऐसी विवादित बातें लिखी हैं या बाइबल में कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं? एक छोटा सा पॉइंट था हमारी तरफ से मनुस्मृति को लेकर जो राजनीति हो रही है इसे लेकर। और फिर से मेरा वही सवाल है, आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है और आप में से कितने लोगों का जीवन मनुस्मृति में जो लिखा है उससे प्रभावित होता है? ये एक सोचने की बात है। आप भी सोचिएगा। आपके जितने जानने वाले लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, जितने लोगों को भी आप जानते हैं, आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा आज का ये शो देखने के बाद कि क्या आपने मनुस्मृति को पढ़ा है और क्या आप मनुस्मृति में जो लिखा है उसे फॉलो करते हैं। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और ये बुजुर्ग महिला एक भिखारी थी। इसकी मौत के बाद उसके घर से कैश से भरे, यानी नकद पैसे से भरे बहुत सारे बैग्स मिले हैं। दर्जनों बैग मिले हैं जिनमें नोट ही नोट है। जब कुछ बैग खोले गए तो उसमें से लगभग 8 लाख रुपए कैश निकले और लगभग 20 बैग्स में मिले इस कैश को अभी गिना जाना बाकी है। 8 लाख रुपए तो मिल चुके हैं और बाकी अभी गिने जाएंगे। ये खबर और ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी, लेकिन शायद इस खबर का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि इस महिला के पास, इस बूढ़ी महिला के पास कितना पैसा मिला। सवाल यह है कि जिस महिला ने जिंदगी भर भीख मांगकर यह पैसा जमा किया, उसने उस पैसे का आखिर किया क्या। यह महिला भीख मांगती थी, भिखारी थी, और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके घर से इतना पैसा मिला।
जिसे पूरी दुनिया गरीब समझती रही, उसके पास शायद दुनिया की नजरों से छिपी एक बहुत बड़ी दौलत थी, जिस दौलत के पीछे हम सब भागते हैं। लेकिन उस दौलत ने उसकी जिंदगी को अमीर नहीं बनाया। वो पैसे जमा करती रही और उसकी जिंदगी धीरे धीरे गुजरती रही। ये कहानी हमें पैसे की एक अजीब सी सच्चाई दिखाती है। पैसा तभी तक संपत्ति है जब तक वो जीवन को बेहतर बनाता है। उसके बाद वो सिर्फ एक संख्या है, या कह लीजिए सिर्फ कागज का टुकड़ा है। किसी बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा, किसी अलमारी में बंद पैसा, या किसी बोरे में भरा हुआ ये पैसा, अगर वो किसी जरूरत के समय काम नहीं आया, किसी सपने को पूरा नहीं कर पाया, किसी भूखे को खाना नहीं दे पाया, किसी बीमार का इलाज नहीं करा पाया, तो वो पैसा आखिर किस काम का। हम में से ज्यादातर लोग भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। हम कहते हैं कि बस थोड़ा सा और पैसा कमा लें, फिर थोड़ा और बचा लें, और फिर अपना भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर लें। और इसी भविष्य की तैयारी में कभी कभी जो वर्तमान है, यानी जो आज है, यह हमारे हाथ से निकल जाता है। इस भिखारी महिला की कहानी इसलिए भी विचलित करती है क्योंकि उसके पास शायद पैसा तो था, लेकिन उस पैसे के साथ वो सुख, सुरक्षा और सुविधाएं नहीं ले पाई जिन्हें पैसा खरीद सकता था। विडंबना देखिए, वो जिंदगी भर पैसे के पीछे चलती रही, लोगों से भीख मांगती रही, लेकिन पैसा उसके साथ जिंदगी भर नहीं चल सका। मौत के बाद उसके कमरे में मिले नोट शायद सिर्फ एक करेंसी नहीं है, वो एक सवाल है कि हम आखिर कितनी दौलत जमा करना चाहते हैं, आखिर हमें कितनी दौलत चाहिए, कितना पैसा हमारे लिए काफ़ी है, और किस दिन ये तय करेंगे कि अब इसे हम जीना भी शुरू कर दें। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही होती है, इंसान पैसे को बचाते बचाते खुद अपनी ज़िंदगी खो देता है, और आखिर में पैसा बचा रह जाता है और इंसान चला जाता है। तो ये एक अजीब सी कहानी है। एक महिला है, बूढ़ी महिला, जो भीख मांगती है, उसकी मृत्यु हो गई, और जब घर में लोग गए तो आप देखिए कैसे नोटों का ये ढेर मिला है। और ये जो बोरे आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरी फुल स्क्रीन पर ये दिखाता हूं, आप एक बार देखिए। नोटों से भरे ये जो बोरे हैं, इन्हें आप देखते जाइए। ये जो पैसा है, ये आज आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। अगर मैं आज आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी किसी की मौत का लाइव वीडियो देखा है, क्या आपने किसी को मरते हुए अपनी आंखों से देखा है? अगर ये सवाल कुछ साल पहले मैं आपसे करता तो ज़्यादातर लोग यही कहते कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की मौत का वीडियो नहीं देखा, किसी को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा ही नहीं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर हर रोज़ किसी न किसी मौत का वीडियो आप सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया के इस युग में अब मौत भी एक कंटेंट बन चुकी है। सोशल मीडिया पर अब मौत के अलग अलग वीडियोस और रील्स लगभग हर रोज वायरल होते रहते हैं। अब ऐसा समय आ गया है जब सोशल मीडिया पर मौत का भी एक लाइव टेलीकास्ट आप अक्सर देख सकते हैं। कभी आईफोन को लेकर एक 19 साल का लड़का और उसके माता पिता जब पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं तो वहां मौजूद तमाम लोग इस घटना का पूरी बेशर्मी के साथ वीडियो बना लेते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर भी अब एक ऐसा कंटेंट है जो सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस के जरिए वायरल है। लखनऊ में एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद सबसे पहले अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया और उसमें अपनी सारी जानकारी लिखी और लिखा कि कैसे उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, और अब वो और आगे किसकी हत्या करने वाला है और कैसे खुद आत्महत्या करने वाला है, व्हाट्सएप अपडेट पर यह लिख रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत को दुनिया ने इस सड़क दुर्घटना में लाइव देखा था, क्योंकि वहां पर भी एक कैमरा लगा हुआ था। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के टॉर्चर की वजह से दिसंबर 2024 में आत्महत्या की थी, और कोई अपनी, आप देखिए, उसने भी आत्महत्या से पहले लाइव सारी बातें अपनी बताई, अपना वीडियो बनाया। पूरी दुनिया के सामने लोग अब अपनी आत्महत्या को लाइव दिखाना चाहते हैं। कोई तेज गाड़ी चलाते हुए पूरी दुनिया के सामने अपनी जान देना चाहता है, कोई खतरनाक स्टंट करते हुए अपनी जान गंवाना चाहता है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जो
इंसान की भावनाओं को शून्य कर देती है और उसे झकझोर कर रख देती है। लेकिन अब मौत को भी सोशल मीडिया पर एक नया ड्रामा बना दिया गया है। किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी पल अब सिर्फ उसके परिवार का एक निजी दुख नहीं रह गया, बल्कि सोशल मीडिया पर हजारों लाखों व्यूज वाला एक वायरल कंटेंट बन गया है। सोशल मीडिया पर मौत के ऐसे वीडियोस को अब लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अलग अलग रिलीज करते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में मौत को लेकर सदियों पुरानी संवेदनाएं अब खत्म होती जा रही है। एक जमाना था जब इस प्रकार की जो घटनाएं होती थीं, उसे देखने से पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे। अगर कोई हमसे कहता था कि हमारे पास किसी की मृत्यु का एक वीडियो है, तो हम मना कर देते थे कि हम नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें ये नहीं देख पाएंगी, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज आप देखिए संवेदनाएं कहां तक पहुंच गई हैं। अब सड़क पर किसी की दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो लोग मदद करने से पहले अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया के साथ उस वीडियो को शेयर करते हैं। पूरी दुनिया उस वीडियो को देखती है, उसे वायरल करती है और फिर वो आगे अपने दोस्तों को शेयर करती चली जाती है। ये कितना बड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में आया है, आज बस यही आपको बताना चाहते थे। अब आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं जो सीधे सीधे आपके खाने पीने से और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आजकल भारत के सभी लोग मिलावट से बहुत परेशान हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाइए, होटल्स में जाइए, बड़ी बड़ी फूड चेन्स में, फास्ट फूड चेन्स में जाइए, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके यहाँ आप जाइए और हर जगह आपको मिलावटी खाना मिल रहा है, या फिर ऐसा गंदा खाना मिल रहा है जिसमें गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। देश भर में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलती रहती हैं। जब उनके किचन पर रेड की जाती है तो पता चलता है कि उनकी रसोई कितनी गंदी है, उसमें कैसे कैसे स्थिति में आपके लिए खाना बनाया जाता है। अगर आप उस रसोई की तस्वीर देख लें, उस सामान की तस्वीर देख लें जो कि आपके खाने में डाला जा रहा है, तो शायद आप खाना खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब अहमदाबाद के रेस्टोरेंट्स और होटल्स के किचन्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अब इसकी लाइव फीड वहां पर मौजूद उनके सारे कस्टमर्स देख पाएंगे। वो देख पाएंगे कि उनकी टेबल पर जो खाना रखा है, उनकी प्लेट में जो खाना है, वो तो देख ही पाएंगे कैसा है, वो ये भी देख पाएंगे कि किचन में उनका खाना किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, किचन की साफ सफाई कैसी है और उनके खाने में किस प्रकार का जो रॉ मटेरियल है वो डाला जा रहा है। ये सब लोग देख पाएंगे। अहमदाबाद नगर निगम ने 11,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स को अपने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाने की एक एडवाइजरी जारी की है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स के किचन्स की गंदगी को लेकर आजकल जिस तरह की खबरें और वीडियोस लगातार आ रहे हैं, उसके बाद से इस तरह की पहल करना, कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पिछले महीने आपको याद होगा हमने एक मुहिम शुरू की थी आपके साथ, जिसका नाम है चेक द किचन। मतलब आप हर उस होटल की, रेस्टोरेंट की किचन को चेक कीजिए। हमारा मानना है कि हर ग्राहक जहां भी वो खाना खाने के लिए जाता है, उसके उस रेस्टोरेंट के या उस होटल के किचन को देखने का अधिकार हर कस्टमर को होना चाहिए। इसलिए हमने ये सलाह दी थी कि किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसकी लाइव फीड बाहर बैठे कस्टमर्स को मिलनी चाहिए, ताकि वो देख सकें कि किचन में खाना कैसे पक रहा है। और अब हमें इस बात की बेहद खुशी है कि अहमदाबाद में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि चेक द किचन नाम से जो मुहिम हमने शुरू की थी, तो उस समय हमने आपको क्या सलाह दी थी। आज हम आपके साथ मिलकर एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं और इस मुहिम का नाम है चेक द किचन। यह मुहिम आप जैसे ग्राहकों के लिए है और होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों के लिए भी है। जब भी आप किसी होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं या किसी और जगह पर जाएं, आइसक्रीम खाने के लिए भी जाएं, तो एक बार वहां का किचन, वहां का गोदाम जरूर चेक कर लें। एक बार वहां पर जरूर जाएं जहां पर यह सारा खाना आपके लिए तैयार हो रहा है। चेक द किचन मुहिम के जरिए हमने ये मांग की थी कि होटल और रेस्टोरेंट अपनी रसोई ग्राहकों को दिखाएं, जिससे पता चल सके कि खाना किस माहौल में, किन हालात में तैयार किया जा रहा है। रसोई में साफ सफाई है या नहीं, किस क्वालिटी का तेल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, कैसी सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, उनके बर्तन साफ हैं या नहीं, जो लोग खाना बना रहे हैं वो खुद कितने साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए जिसकी लाइव फीड
रेस्टोरेंट में लोगों को दिखाई दे सके, जहां ग्राहक आसानी से देख सकें कि उनका खाना किस माहौल में बन रहा है। तो ये मुहिम हमने जुलाई में शुरू की थी और अब अगस्त में इसके नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद के नगर निगम के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि किचन का पूरा हिस्सा कैमरे में नजर आए और कैमरों की जो लाइव फीड है वो उस रेस्टोरेंट में आने वाले हर ग्राहक देख पाए। हालांकि नगर निगम ने यह कहा है कि यह फैसला कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, ये एडवाइजरी है, ये एक सलाह है। लेकिन सभी रेस्टोरेंट से किचन में सीसीटीवी लगाने की अपील की गई है। हमारा मानना है कि भले ही आदेश अनिवार्य न हो कानूनी रूप से, लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स की पारदर्शिता और ग्राहकों के भरोसे को बढ़ाएगा। देखिए, जो खाना है वो भरोसे के साथ जुड़ा हुआ है। हम जहां से भी खाने का सामान खरीदते हैं ऐसी जगह से लेते हैं जहां हमें भरोसा होता है, और ये ग्राहक और उस रेस्टोरेंट या होटल के बीच भरोसे का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका खूबसूरत इंटीरियर देखते हैं, उसका साफ़ सुथरे टेबल, चमकदार बर्तन देखते हैं और उसका पूरा आसपास का माहौल देखते हैं। खाना कितना स्वाद है ये भी देखते हैं, खाने के दाम क्या हैं ये भी देखते हैं, और आप फिर मान लेते हैं कि आपका खाना बहुत शुद्धता और सफाई से ही तैयार किया जा रहा होगा, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा देते हैं। लेकिन जिस किचन में खाना तैयार हो रहा है वहाँ तक ग्राहकों की पहुँच कभी नहीं होती। किचन के बाहर अक्सर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है नो एंट्री या फिर ओनली फॉर स्टाफ, मतलब यहां पर सिर्फ स्टाफ के लोग जा सकते हैं, आपके लिए एंट्री नहीं है। तो आप चाहकर भी उस रेस्टोरेंट के किचन को चेक नहीं कर सकते, और ग्राहक के पास उस रेस्टोरेंट पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसलिए अब ये जो सीसीटीवी है ये पारदर्शिता को लाएगा। आज जो रेस्टोरेंट्स अच्छे हाइजीन का पालन कर रहे हैं, मतलब जिनके पास साफ़ सुथरी किचन है, जो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे खाने से रॉ मटेरियल से खाना बनाते हैं, उनके लिए सीसीटीवी एक तरह का ट्रस्ट सर्टिफिकेट बन सकता है। और ग्राहक भी धीरे धीरे ऐसे रेस्टोरेंट्स को ही प्राथमिकता देने लगेंगे जहां उन्हें पता है कि खाना सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि साफ़ सुथरा भी है। अगर अहमदाबाद के रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों को किचन दिखाने की शुरुआत हो सकती है तो फिर ये पूरे देश में भी हो सकती है। आखिरकार जो खाना आपके शरीर में जाने वाला है उसे बनाने की जगह को देखने का अधिकार आपको ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए अहमदाबाद में तो ये कदम उठा लिया गया है। अब हम देश भर की राज्य सरकारों से ये कहना चाहते हैं, और देश भर के जो रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के लोग हैं, मालिक हैं, होटल्स के मालिक हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतना चाहते हैं तो अपने अपने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाइए जिसकी फीड बाहर आपके सारे कस्टमर्स देख पाएं, और आपको दिखाना चाहिए कि आपका जो किचन है उसकी स्थिति क्या है, आप कौन सा सामान डाल रहे हैं, और अपने ग्राहकों का जो खाना आप तैयार कर रहे हैं वो कैसे माहौल में है। ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब आपको लेकर चलते हैं चीन और आपको बताते हैं कि कैसे रोबोट्स अब हर क्षेत्र में इंसानों से आगे निकलने वाले हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स चल रहे हैं। इसे रोबोट गेम्स का आप ओलंपिक भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया भर के रोबोट्स के ओलंपिक खेल हैं जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने बेहतरीन रोबोट्स को लेकर यहां आई हैं। इस बार रोबोट्स ने यहां इंसानों के कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। 2 रोबोट्स ने 100 मीटर की दौड़ में दुनिया के सबसे तेज रनर उसैन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसैन बोल्ट के 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो है 9.58 सेकंड, जबकि 2 रोबोट्स ने ये दूरी 9.5 सेकंड से कम समय में पूरी कर ली। आप भी देखिए। 特别稳，但是看起来他的这个姿态和人类的姿态有点不一样，他似乎是人类的这个画风，一骑绝尘。इस दौरान एक और ह्यूमनॉइड रोबोट ने 400 मीटर की दौड़ में इंसानों के 43 सेकंड के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जबकि एक और रोबोट ने हाई जंप में इंसानों के 2.45 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर 2.88 मीटर की छलांग उसने लगाई। यानी ये रोबोट्स अब इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
们的机器在实时捕捉，马上会呈现出刚才它的跳高数值。 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में रोबोट्स के 51 मुकाबले हैं। इनमें से 30 स्पोर्ट हैं, 30 खेल हैं, जबकि 21 मुकाबलों में रोबोट से असली काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, ऑफिस या इमरजेंसी की स्थिति में काम करना शामिल है। रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्सिंग का मुकाबला जीतने के बाद खुशी में डांस भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पर गोल कर रहे हैं। अब आप ये रोबोट गेम्स जो चल रहे हैं, इसकी कुछ और बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखिए और सोचिए कि क्या यही आपका भविष्य है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ये रोबोट्स इंसान से अभी आगे निकल जाएंगे, ये इंसानों की नौकरी ले लेंगे और ये इंसानों से बेहतर हैं, तो उनके लिए मैं कुछ और नई चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये जब खेल चल रहे थे तो इनके दौरान रोबोट्स ने इंसानों के रिकॉर्ड्स तो तोड़े, लेकिन बहुत सारे रोबोट्स ऐसे थे जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो बार बार गिर रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे, तो आगे जाकर किसी चीज़ से टकरा रहे थे, या खेल के दौरान भी वो कई बार ऐसी गलतियां कर रहे थे जो गलतियां इंसान कभी नहीं करते। तो अब देखिए कि रोबोट्स में कहां सुधार की गुंजाइश है और ये कहां कहां गलतियां कर रहे हैं। तो अब आपको ये बताते हैं कि देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन समस्या कहां कहां पर है। इन रोबोट्स को लेकर 3 बड़े सवाल आज हम पूछ सकते हैं। पहला, रोबोट्स ने रिकॉर्ड तोड़ने वाली ताकत और रफ्तार तो हासिल कर ली, लेकिन क्या वो इस रफ्तार के साथ अपना संतुलन बना सकते हैं या बना पाएंगे? और अपनी सुरक्षा को लेकर खुद फैसले लेने की क्षमता भी क्या ये रोबोट्स कभी विकसित कर पाएंगे? दूसरा, क्या रोबोट्स इंसानों की तरह देखकर और समझकर खुद अपनी गलतियां सुधार सकते हैं? क्योंकि इंसान सिर्फ देखकर काम नहीं करता, वो हर परिस्थिति को देखता है और उसे समझकर अपने फैसले लेता है। क्या ये रोबोट्स ऐसे फैसले ले सकते हैं? और तीसरा, रोबोट्स इतने सस्ते कब होंगे कि उनका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में हम कर सकें, घर के कामकाज में हम इनका इस्तेमाल कर सकें? क्योंकि रोबोट्स आधुनिक तो होते जा रहे हैं, लेकिन ये महंगे बहुत हैं। इनकी कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, और ये इतने महंगे हैं कि अभी हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। रोबोट्स का इस्तेमाल तभी बढ़ सकता है जब उन पर इंसानों के मुकाबले कम खर्च आए। अभी स्थिति ये है कि एक रोबोट को लेने के पर जो आपको खर्च आएगा, उससे कम पैसे में आप कई इंसानों से काम करा सकते हैं। अब रोबोट्स की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें सस्ता कैसे बनाया जाए ताकि वो हर क्षेत्र में इंसानों के पार्टनर बन सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसानों की जगह ले लें, लेकिन क्या वो इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं?
किसी रोबोट का शानदार डेमो दिखा देना आसान है, क्योंकि डेमो वीडियो तो हमेशा अच्छे होते ही हैं, लेकिन जब आप असल में उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये कितना महंगा काम है। इन्हें लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जितने एडवांस्ड होते जा रहे हैं, इन्हें चलाने वाला पूरा इकोसिस्टम उतना ही मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। इस समय रोबोट्स को चलाने के लिए आपको ट्रेंड ऑपरेटर्स चाहिए। ये जो रोबोट्स आप देख रहे हैं, इनके पीछे एक ऑपरेटर है जो इन्हें ऑपरेट करता है, जिसका इनका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक आपको पहुंचाना पड़ता है, इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है, लगातार इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद कई बार रोबोट से काम कराना इंसानों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है। अब रोबोट्स को किराए पर देना भी बहुत महंगा हो रहा है। इसलिए रोबोट्स तभी सफल होंगे जब वो इंसानों से बेहतर और कम लागत में काम करें। यानी रोबोटिक्स की अगली बड़ी लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि कॉस्ट की है। और जब तक इनकी कॉस्ट कम नहीं होगी, जब तक ये सस्ते नहीं होंगे, तब तक ये फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनके मुकाबले आज भी इंसान से काम करवाना कहीं ज़्यादा सस्ता है। आज अगर आप आंख बंद करके कल्पना करें और अपने दिमाग में एक शब्द सोचें, और वो है रोबोट या फिर ह्यूमनॉइड, तो इसके साथ साथ आपकी कल्पना में चीन का नाम अपने आप जुड़ जाएगा। 20वीं सदी अमेरिका की सदी थी। दुनिया में जो भी नई नई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आई, उनमें से ज़्यादातर अमेरिका से निकली। चाहे कंप्यूटर्स हो, आईटी सेक्टर हो, मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, स्पेस हो या मिलिट्री पावर हो, हर सेक्टर में अमेरिका नंबर 1 रहा। इस दौरान अमेरिका ने ही पूरी दुनिया के नियम तय किए। सब कुछ अमेरिका से शुरू हुआ। वहीं चीन में वर्ष 1840 से 1950 तक का समय सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के रूप में जाना जाता है। ये दौर वर्ष 1839 के ओपियम वॉर से शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने चीन को हराया और हांगकांग जैसे इलाकों पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। इसके बाद वर्ष 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1949 की क्रांति से वर्ष 2000 तक का जो समय है, उसे चीन में पीरियड ऑफ रिकवरी के रूप में माना जाता है। मतलब जब चीन रिकवर कर रहा था, जब चीन वापस पटरी पर लौट रहा था, तो एक चीन का युग है जो माना जाता है जब चीन को शर्मिंदा किया दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, चीन उनसे हारता रहा, तो वो है पीरियड ऑफ ह्यूमिलिएशन। जब चीन शर्मिंदा था, चीन एक बहुत कमजोर देश था। फिर आया पीरियड ऑफ रिकवरी, जब चीन रिकवर कर रहा था, और अब चीन के लोगों का भरोसा है कि 21वीं जो शताब्दी है वो चीन की शताब्दी के रूप में जानी जाएगी। चीन को आज ये समझ में आ गया है कि इंसानों की संख्या धीरे धीरे कम होगी और दुनिया में जनसंख्या घटती चली जाएगी। इसके बाद काम करने के लिए लोग बचेंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग बचेंगे भी, क्या वो लोग काम करना चाहेंगे? क्या गारंटी है कि जो नई जनरेशन इसके बाद आएगी, जो हमारे जेन ज़ी हैं, क्या आने वाली जो पीढ़ी है, क्या ये बच्चे सेना में काम करना चाहेंगे, पुलिस में भर्ती होना चाहेंगे, ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होकर सड़क पर ट्रैफिक को मैनेज करेंगे? क्या ये सफाई कर्मचारी बनना चाहेंगे? क्या ये ऐसे काम करना चाहेंगे जहां जान जाने का खतरा है? जब बड़ी संख्या में लोग बूढ़े हो जाएंगे तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? क्या ऐसे लोग बचेंगे जो कहेंगे कि वो नए साल और वीकेंड पर भी काम कर सकते हैं? आगे चलकर लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि हम नए साल पर काम नहीं करेंगे, त्योहारों पर काम नहीं करेंगे, वीकेंड पर काम नहीं करेंगे। तो फिर उस दौरान काम कौन करेगा? आगे चलकर हो सकता है कि अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल वर्कर्स भी ये कहने लगें कि वो अपने त्योहारों पर काम नहीं करेंगे, उन्हें छुट्टियां चाहिए। ऐसे में अस्पतालों में लोगों की सेवा करने के लिए इन्हीं रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि चीन अचानक से सोशल मीडिया पर छा गया है इन रोबोट्स के सिलसिले में। सोशल मीडिया पर चीन इतना ज्यादा प्रचार कर रहा है कि पूरी दुनिया में यह साबित हो जाए कि रोबोट्स के मामले में, रोबोटिक्स में चीन इस समय दुनिया में सबसे आगे है। और चीन की बात देखिए, चीन ने ही सबसे पहले इस तरह की चीजें कराने का सोचा कि वो दुनिया भर के रोबोट्स में के बारे का एक इतना बड़ा इवेंट करवा रहा है कि वहाँ ये सारे रोबोट्स खेल रहे हैं, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड गेम्स करवा रहा है। और इस तरह की जो नई सारी शुरुआत हैं, ये सब चीन में हो रही हैं। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा खबरें, सबसे ज़्यादा वीडियोस और इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, ये आपको चीन से ही
आती हुई मिलेंगी। कोई और देश इस समय इतना काम नहीं कर रहा रोबोट्स में के मामले में, ह्यूमनॉइड्स के मामले में, जितना चीन कर रहा है। और हो सकता है कि चीन ने भविष्य को बाकी देशों से पहले पढ़ लिया है और वो समझ गया है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि लोगों की संख्या कम होती जाएगी और दूसरी चुनौती ये होगी कि जो लोग हैं भी वो शायद काम नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में अभी से इन रोबोट्स को ट्रेन कर लिया जाए, इसके बारे में लगातार जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप किया जाए, ताकि एक ज़माना आएगा जब सेना में भी आपको रोबोट्स दिखाई देंगे, अस्पताल में भी रोबोट्स दिखाई देंगे, फैक्ट्रियों में, घरों में, हर जगह आपको रोबोट्स दिखाई देंगे। यहाँ तक कि अगर आपको अपने किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी बात करने के लिए, अगर आप अकेले हैं तो आपको इंसान नहीं मिलेगा बात करने के लिए, क्योंकि इंसानों के पास तो समय ही नहीं है। हो सकता है ऐसे में आपको अपने दोस्त के रूप में भी किसी रोबोट को ही अपनाना पड़े। अब अपने देश में आपको दिखाते हैं, आपको हमारे देश का, जिसे आप मिलेनियम सिटी कहते हैं, दिल्ली के पास गुरुग्राम की आज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद चारों तरफ पानी भर गया और कई घंटों का ट्रैफिक जैम लग गया। कई स्कूल बसें इस ट्रैफिक के जैम में फंस गईं, जिसमें बच्चे घंटों तक फंसे रहे। अब गुरुग्राम के प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दे दिए हैं और प्राइवेट ऑफिसेज को कल यानी 25 अगस्त को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह उन्होंने दी है। तो गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि बच्चों को स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है और जो लोग काम पे जाने वाले हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम करें, सड़क पर मत निकलिए, अभी बाहर मत निकलिए, स्थिति खराब है। ये इतना बड़ा आदेश क्यों दिया गया, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप गुरुग्राम की आज की ये तस्वीरें देखिए। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुग्राम में अभी थोड़े दिन पहले एक अपार्टमेंट 270 करोड़ रुपए में बिका है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की बारिश में इस शहर की सड़कें ऐसी हो जाती हैं कि आप अपने घर और दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाते। और अगर आप प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की कीमतें देखें, जैसा मैंने आपको बताया 250 करोड़ रुपए के यहाँ पर अपार्टमेंट, पेंट हाउस बिक रहे हैं। तो लोगों को इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या सुविधा मिल रही है, कैसा शहर मिल रहा है, कैसी टाउन प्लानिंग, कैसी सड़कें मिल रही हैं। और ये वो जगह है जहाँ दुनिया के बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, उनके दफ्तर यहाँ पर हैं, उनके CEOs, बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Success feels richer when the journey begins with confidence.
With unlimited domestic and international lounge access, every journey begins in comfort. And across borders, zero forex markup makes every payment effortlessly rewarding. But her greatest celebration begins when she brings her success home. Stay 2 nights at premium ITC hotels and enjoy the 3rd night complimentary. Enjoy 4 complimentary golf rounds annually. PNB Luxura. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खिल गया, देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गुरुग्राम जैसे महंगे शहर की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, इन्हें देखकर इस शहर की टाउन प्लानिंग पर, प्रशासन पर सवाल उठता है। अगर ऐसे शहर में 1 घंटे की बारिश के बाद ये स्थिति हो जाए, सड़कें तालाब बन जाएं और शहर की रफ्तार रुक जाए, तो आखिर इस शहर को बनाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है। गुरुग्राम में इसी महीने एक सुपर लग्जरी पेंट हाउस 271 करोड़ रुपए में बिका है। इस डील को गुरुग्राम के सबसे महंगे रेजिडेंशियल डील्स में से एक माना जाता है। अब आपने महंगा घर तो खरीद लिया 250 करोड़ का, 250 करोड़ का, लेकिन आपकी बिल्डिंग के बाहर इतना ज्यादा पानी सड़क पर भर चुका है कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते। एक ऐसा शहर जहां एक अपार्टमेंट की कीमत करोड़ों रुपए में है, जहां अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जहां देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, बड़े बड़े CEOs, बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर रहते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, नई सड़कें, नए फ्लाईओवर और नए रेजिडेंशियल टावर तो बना दिए, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जब बारिश होगी तो ये पानी जाएगा कहाँ। इसलिए जो तस्वीरें हैं ये आज बहुत सारे सवाल उठा रही है। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, पर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार अभी भी कैश बैक का है? चेंज किया था, चेंज कर। डिजिटल पेमेंट सीख। नेक्स्ट तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खिल गया, हमसे खिल गया, देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 5.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, मतलब 57 लाख लाइव डिजिटल व्यूज आज के इस एपिसोड को मिले हैं। इससे पता चलता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं, हम पर कितना विश्वास, कितना भरोसा करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लगातार अपने शो को आपके लिए और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी को खुलकर जीना सीखिए, क्योंकि मृत्यु छींक की तरह आएगी और रुमाल जेब में ही रह जाएगा। नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग।